नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की छुट्टी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होती है हमारा क्या प्लान बन जाता है कि नाना नानी दादा दादी के घर घूमने फिरने जाएंगे, मस्ती मजे करने जाएंगे, खेतों में घूमेंगे, अलग अलग तरह के फल तोड़ के खाएंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग बन जाती है। पुराने दोस्तों से मिलना भी तो रहता है। ऐसे सपने कौन नहीं देखता है, लगभग सब लोग। रोहित नाम का एक लड़का भी यही सपना हमेशा से देखता था, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट नाम की जगह पर रहता था। लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया था। माता पिता का लव मैरिज हुआ था, इसी कारण से वो कभी दादा दादी से मिल ही नहीं पाया था, और मिल ही नहीं पाया था तो ऑब्वियसली उनके गांव कभी घूम ही नहीं पाया था। लेकिन जब अपना रोहित 25 साल का हुआ, तब पहली बार रोहित को मौका मिला कि वो अपने दादा दादी के घर पर जाए। कैसे मौका मिला? रैंडमली एक दिन दादा दादी, बहुत उम्र हो गई दादा दादी की, तो उनको ऐसा लगा कि बस अब हम कुछ दिन के मेहमान बचे हुए हैं। उन्होंने कैसे तैसे पता करके रोहित के पिताजी को फ़ोन लगा दिए। बोले कि बेटा, बहुत हो गई एक दूसरे से नफरत, हम अब कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हुए हैं, हमारा पोता भी हो गया है, हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखे है, एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा, कुछ दिनों के लिए तू मत आ, भले ही हमारे पोते को हमारे पास भेज दे। हम अपने आखिरी के कुछ जो समय है, कुछ टाइम है, कुछ महीने बचे हुए हैं, वो अपने पोते के साथ काटना चाहते हैं। जब ये बात रोहित को पता चली तो रोहित बहुत खुश हुआ। बोला कि ठीक है भाई, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो चले गए अब दादा दादी के घर पर अपने। ठीक है, वो कोई जॉब नहीं करता था, वो खाली ऐसे ही मतलब पढ़ाई कर लिया था अपना, और अपने माता पिता के पैसे पे चल रहा था। कभी दोस्तों यारों की दुकान में बैठ जाता था, ऐसा था। तो दादा दादी के बारे में जब मम्मी पापा ने बताया तो इसको अच्छा लगा। बोला जाऊंगा दादा दादी के पास, रहूंगा कुछ दिनों तक, उनको भी अच्छा लगेगा और मेरा भी एक सपना था कि गांव घूमूं देखूं। तो अपनी एक बस में सवार हुआ और निकल गया मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में जिसका नाम तिघरा था, जहाँ पर उसके दादा दादी रहते थे। थोड़े बीमार थे, बुजुर्ग थे। फिर उनके साथ मिलने के बाद क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आया और क्या भूतिया घटना घट गई, ये सब कुछ जी अपनी ज़ुबानी आपको बताएगी आगे। तो जैसा कि निखिल ने बताया, रोहित पहुंच जाता है तिघरा नाम के गांव में अपने दादा दादी के पास, और लाइफ में पहली बार उनसे ये मिला था। उसको हमेशा से बचपन से दादा दादी का शौक था कि मेरे भी दादा दादी होते, मेरे भी नाना नानी होते, मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड करता। ग्रैंड पेरेंट वाला जो बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हमको भी टाइम स्पेंड करने को मिले अपने ग्रैंड पेरेंट्स साथ, लेकिन बहुत सारे लोगों की बदकिस्मती से नहीं हो पाता है। इसके साथ भी ऐसा ही था। दादा दादी से मिला, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। मतलब कुछ दिनों के अंदर ही इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है उसकी दादा दादी से कि अलग ही बातचीत करना, पूरे टाइम उनके साथ बैठ रहा है, शहर के बारे में बता रहा है, उनके लिए मार्केट से कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए लेके आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने ईगो के लिए, एटीट्यूड के लिए, जो भी बोलो, अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए अपने बहू को घर से बाहर निकाल दिए। हमारा पोता इतने साल तक हमसे दूर रहा, और देखो इतने साल बाद 25 साल का होके वापस भी आया है, तो कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसकी दादी ऐसा सोचती है, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दादा दादी ने हमसे कभी प्यार नहीं करे, हमें कभी बुलाए नहीं, तो मुझे भी उनसे नहीं मिलना चाहिए। वो आया, हम बीमार थे, हमको ज़रूरत थी, तो आया और हमसे इतना प्यार कर रहा है। वो दोनों इसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। इसका भी टाइम पास उस गांव में अच्छे से हो रहा है। वहाँ पर उसके आसपास के लड़कों से थोड़ी बहुत उसकी दोस्ती भी हो जाती है। एक दो लड़के थे, जिसमें से एक का नाम प्रवीण था और एक का नाम आकाश था। दो लड़कों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। उन दोनों लड़कों के साथ ये उस गांव में मस्त मज़े में घूम रहा है। वो गांव भी बहुत सुंदर, ग्रीनरी, खेत खलियान, जो भी बोले, प्रॉपर सुंदर सा गांव। वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहा है। ये बार बार अपने दोस्तों को बोलता था, प्रवीण और आकाश को, कि यार तुम लोग तो बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम इतने सुंदर गांव में रहते हो, इतना एंजॉय करते हो। मैं कभी आ नहीं पाया, कभी रह नहीं पाया मेरा गांव होने के बाद भी। आकाश और प्रवीण बोलते हैं, क्या खुशनसीबी यार, पूरे टाइम गांव में ही तो पड़े हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं स्कूल गए हैं, हमको तो शहर देखना है, शहर में मज़ा आता है। अच्छा, ये लोग मतलब कभी शहर वहर गए ही नहीं थे? गए ही नहीं थे। प्रवीण और आकाश कभी शहर गए ही नहीं थे। वो हमेशा से उसी गांव में पैदा हुए हैं, वहीं पढ़ाई किए, वहीं रहे
गए हैं। तो वो बोलता है रोहित, क्या शहर देखना है यार, एक बार शहर देखने आ जाओगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा हम क्यों आए शहर में। तुमको ना ही शहर गांव जाने देगा वापस से, और ना ही तुम गांव में रह पाओगे वापस से, ना ही तुम शहर में रह पाओगे, घुट घुट के ज़िंदगी जियोगे। क्योंकि वो शहर में बहुत भागा दौड़ी है, इंसान कोई ना कोई चीज़ के लिए भागता ही रहता है, ज़िंदगी में खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है इंसान को। तो वो बोलते हैं आकाश और प्रवीण कि ठीक है हमको चलेगा, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हमको जाना है शहर। तो बोलता है रोहित कि ठीक है, जब मैं शहर जा रहा हूँगा तो तुम लोग भी मेरे साथ चल लेना, वहाँ पर जॉब अप्लाई करवाना, कैसे कैसे इंटरव्यू देना, सब कुछ तुमको बता दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे जॉब भी हैं तो तुमको बताऊंगा, तुम वहाँ पे जॉब कर लेना, कुछ दिन मेरे घर पे रह लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये लोग खुश, दोनों खुश कि वाह यार, एक लड़का रैंडमली हमारे गाँव में आया जो इसी गाँव का है लेकिन गाँव का नहीं भी, और शहर से आया और हमारी इतनी मदद कर रहा है। तो उसको तो और जगह जगह घुमाना चालू कर दी है, मस्त अलग अलग जंगल वाले इलाके में घुमाने उसको लेके जा रहे हैं। दोस्ती और गहरी हो गई, और गहरी दोस्ती। रोहित की दोस्ती आकाश और प्रवीण से एकदम जिगरी यार वाली हो गई है। एक दिन इनके गांव के ही बाहर साइड एक थोड़ा सा जंगली एरिया था, उधर लेके जाते हैं इसको प्रवीण आकाश, इसको रोहित घुमाने के लिए। उधर थोड़ा सा ना तालाब वाला एरिया था, उधर लेके जाते हैं। उसी रास्ते में इसको रोहित को एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर देखता है तो ऐसे हाथ जोड़ लेता है। बचपन से घर वाले सिखाते हैं ना कि कोई भी मंदिर दिखाई दे तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, लेकिन वो मंदिर के अंदर मूर्ति किसकी है किसकी नहीं है उसको दिखाई नहीं देता है। सिर्फ ऐसा लगता है कि मंदिर ही है, मूर्ति किसी की प्रतिमा वहाँ पर नहीं विराजमान है। यानी बिल्कुल छोटा सा मंदिर था, छोटा मतलब सा। हाइट की बात करें तो ये मुश्किल से 3 हाँ। साढ़े 3 की फीट हाइट की रही होगी बस, इतना। हाँ, जैसा कि हम और कई बार इतना चौड़ा, बस छोटा सा, जैसे होता है ना कि कई हाँ। बार हम लोग देख लेते हैं कि चबूतरा जैसा कुछ रहता है, तो वो स्मारक मंदिर क्या था, लेकिन ऐसा कुछ था, इसकी आदत थी वो हाँ। ऐसी वाली हाथ जोड़ लेना पहले। बहुत लोग की आदत होती है, मेरी भी बचपन में थी, कोई भी मंदिर या कुछ भी देखती थी तो हाथ जोड़ लेती थी, वो गलत बड़ी होके आदत समझ होती में है। आया। हर मंदिर को देखकर ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मली ये तो हमने को सिखाया ही गया है बड़ों से कि कोई मंदिर दिखे, भगवान दिखे तो ऐसा हाथ जोड़ लेना और अपनी सलामती, अपने घर वालों की भलाई की प्रार्थना कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ। जब तक आपको नहीं पता है कि वो कौन से देवी देवता का मंदिर है, वहां पर कौन विराजमान है, कभी हाथ मत जोड़ना। तो बेचारा रोहित, उसको तो कुछ नॉलेज था नहीं कि ऐसे हाथ नहीं जोड़ते हर मंदिर के सामने। उसने देखा कोई मंदिर में प्रतिमा, कुछ मूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ लिया और वो तालाब की तरफ घूमने के लिए चला गया। दोनों उसके दोस्त लेके गए। वहाँ पे इतनी सुंदर ग्रीनरी, तालाब में पैर डाल के बैठे हैं, पूरे दिन टाइम पास किए, बहुत मज़े किए, जो भी पीना खाना था सब कुछ खाए पिए, और लगभग इवनिंग का टाइम हो रहा था। उस टाइम पर वापस वहाँ से लौटने लगते हैं। जब उस जंगल से वापस लौटने लगते हैं तो वापस से रोहित मंदिर के सामने हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ के आ जाता है। वो घर पे आता है, उसके बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। उसको बार बार वही मंदिर के फ्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, वही जंगल के, वही तालाब के। उसको अंदर से ऐसा बार बार खलबली मच रही है कि काश यार अभी के टाइम पे रात में भी वहाँ पे चले जाता, थोड़ा मज़े कर लेता, कितना मज़ा आता। मतलब वो इस जगह से बहुत ज़्यादा लगाव फील करने लगा, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगा उस जगह से, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो खेत हो। फिर आगे तो उसके बाद वो रात भर सो नहीं पा रहा था। खाना वाना खा लिया था, लेकिन जैसे तैसे करते करते रात में सो ही जाता है। वापस से सुबह का टाइम होता है, खाना नाश्ता करता है और वापस से प्रवीण और आकाश से मिलने चला जाता है। उनसे मिलने जाता है और उनसे सबसे पहले जाते से ही बोलता है, ले चलो, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, मुझे वापस से उस जंगल, उस तालाब, उस मंदिर की तरफ से ले चलो, मुझे वहाँ जाना ही है कैसे भी करके। आकाश प्रवीण बोलते हैं, हाँ यार कोई नई लोकेशन पे ले चलें, कहीं नई जगह घुमा देंगे, एक ही जगह वापस से क्यों जाना चाहते तू। बोलता है ये रोहित की, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है, वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा तलब लग रही है, मुझे चलो, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलो तुम लोग। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है भाई चलते हैं, इतना क्यों हाइपर हो रहा है। दोनों दोस्त प्रवीण आकाश इसको लेके उसी जंगल से होते हुए, मंदिर से होते हुए तालाब की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचता है, वहां पर वो बोलते हैं ना कि पूरा लेट के प्रणाम करता है मंदिर के सामने, एकदम लेट जाता है और ऐसे प्रणाम करने लगता है जोर जोर से। तभी प्रवीण और आकाश नोटिस करते हैं, बोलते हैं कि भाई उठ जा, क्या कर रहा है तू ऐसे
क्यों हाथ पैर जोड़ रहा है, ये मत कर, उठ 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 उठ। तो बोलता है रोहित कि क्यों उठूं भाई, मंदिर के सामने हाथ तो जोड़ते ही है ना। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पे हाथ मत जोड़, चल यार उठ यार, ऐसा मत कर। उसको जबरदस्ती उठाते हैं। बोलता है रोहित क्यों नहीं हाथ जोड़ो। वो लोग बोलते हैं हम यहाँ नहीं बता सकते, बस तू चल यहाँ से। वो अजीब सा घबरा जाते हैं प्रवीण और आकाश। ये बोलते हैं बताओ यार ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग। वो बोलते हैं चल तू चल। तालाब के पास इसको रोहित को लेके दोनों जाते हैं। तालाब के पास जाता है तो प्रवीण और आकाश बोलते हैं कि भाई देख तू वहाँ पे क्यों हाथ जोड़ रहा था, और वो भी लेट के। वैसे तो लेट के भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। तो ये साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा था। हाँ, तो ये बोलता है कि भगवान के सामने तो मंदिर है तो भगवान तो होंगे ना कोई उसमें। ऐसा होता है ना मंदिर में बहुत भगवान की प्रतिमा नहीं बनाते हैं, वैसे मंदिर होते होंगे ना। तो आकाश बोलता है नहीं भाई वो किसी भगवान का मंदिर नहीं है, तू पागल हो गया है क्या। तो बोलता है रोहित भगवान का नहीं है तो क्यों बनाया है फिर। प्रवीण बोलता है कि हमको नहीं मालूम। तो रोहित बोलता है तुमको नहीं मालूम भगवान का मंदिर नहीं है तो कैसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो तुम लोग। तो बोलता है आकाश कि यार पता नहीं, ना कोई भगवान की प्रतिमा है ना कुछ है, अजीब सा तो है, लेकिन किसने वो मंदिर क्यों बनाया हमको भी डिटेल में पता नहीं है। और हम तुझे इतना बताना चाहते हैं कि भगवान जब तक प्रतिमा ना हो मंदिर में वहाँ पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, बस इसलिए तुझे मना कर रहे थे। हमको अजीब लगा तू पैर पड़ा तो अजीब से नेगेटिविटी हमको फील हुई। तो ये बोलता है यार पैर पड़ने से नेगेटिविटी कैसे फील हो सकती है। आकाश बोलता है पता नहीं यार मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बस चलते हैं यार घर पे अपन, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। रोहित बोलता है ठीक है यार थोड़ा बैठते हैं ना, चल ठीक है उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा बैठते हैं। तालाब के पास है लोग एक दो घंटे बैठते हैं और वापस से अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने अपने घर जाते हैं तो जो रोहित था ना अपने दादी के पास जाता है और दादी के पास बैठता है और बोलता है कि दादी ये जो अपने गांव के पास वाला जंगल वाला एरिया है वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, वो उसमें किसी की प्रतिमा नहीं है, आप बता सकती हो किसका मंदिर है। दादी बोलती है बेटा देख प्रतिमा नहीं है तो वो मंदिर तो नहीं हो सकता ना, वो किसने बनाया है क्यों बनाया है हमको ढंग से पता नहीं है, लेकिन हो ना हो उसमें कोई तो ऐसी एनर्जी है जिसको बैठाया गया है। बहुत सारे गाँव में ऐसा करते हैं कि छोटा सा मंदिर चबूतरा कुछ ना कुछ बना के बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जिनको बांध के या बैठा के छोड़ा जाता है। तो हो सकता है किसी आत्मा को वहाँ पर किसी ने बैठाया होगा। ये बोलता है आत्मा, लेकिन दादी मैं तो 2 दिन से पैर पड़ रहा था, मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। दादी बोल रही थी बेटा पागल हो गया है, ऐसे पैर नहीं पड़ते हैं, तुझे तेरे दोस्तों ने बताया नहीं है। ये बोलता है कि दादी बताया उन्होंने लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वहाँ अच्छा लगता है। दादी बोलती नहीं नहीं बेटा तू आज के बाद जाना मत वहाँ पर, ऐसा मंदिर है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। उसको दादी ऐसा बताती है। उसके बाद वो खाना वाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाता है उसके बाद वो सोचने लगता है कि दादी क्या बता रही थी कि मतलब आत्माएं होती है मंदिर में ऐसे उनको बैठाते हैं, तो क्या सच में वहाँ पर कोई आत्मा होगी, और अगर आत्मा होगी तो उससे कुछ मांगो तो मिल भी सकता है ना। कहते हैं कि जो काम भगवान जल्दी पूरा नहीं कर सकते वो शैतान पूरा कर देता है। और मुझे बहुत टाइम से एक सुंदर लड़की की तलाश है। मेरे घर वाले कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं शादी कर ले, लेकिन ढंग की कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही है ना, एकदम सुंदर सी परी टाइप की हो, संस्कारी हो, बहुत ही सुंदर हो, जिसको मेरे दोस्त देख के बिल्कुल पागल से हो जाए। बस वो यहीं पर बहक गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो भगवान पूरा नहीं कर सकता वो शैतान पूरा करेगा। हाँ। ये एक मिसकंसेप्शन टाइप का दुनिया में फैला हुआ है, एक गलत शॉर्टकट वाली बात दुनिया में फैली हुई है, और वो भी इसी गलत शॉर्टकट को अपनाने की सोचा उसने भगवान का साथ छोड़कर शैतान का हाथ पकड़ने के बारे में आज डिसाइड कर लिया। फिर आगे क्या हुआ तुम बताओ। तो ये ऐसा सोचा और हाथ जोड़ के अपने बेड पे बैठे बैठे आंख बंद करके उस मंदिर के बारे में इमेजिन करके प्रे करता है और बोलता है अगर सचमुच में कोई आत्मा है उस मंदिर में तो मुझे एक सुंदर सी लड़की चाहिए, बहुत ही सुंदर सी लड़की, वो मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहाँ पे अचानक से उसकी बुद्धि ऐसी ड्रास्टिक चेंज ले ली सिर्फ इतना सुन के कि उस मंदिर में कोई शैतान हो सकता है। तो एकदम से उसको ऐसा हो गया कि मैं मांग लेता हूँ, और वो शुरू कर दिया सब कुछ। फिर अगले दिन क्या हुआ? फिर अगले दिन ये सुबह उठता है और अपने दोस्तों से बोलता है चलने के लिए वहाँ पर।
तो दोस्त लोग बोलते हैं बस हो गया यार, अब नहीं जाएंगे, हम कितनी बार जाएं एक ही जगह पर। ये सोचता है ये तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना, प्रे तो किया हूँ, एक बार मंदिर में कुछ जाके चढ़ा देता हूँ। ये क्या करता है, बाहर से दुकान से एक मिठाई का डब्बा ले लेता है और फूल ले लेता है। फूल और मिठाई का डब्बा लेके उस जंगल की तरफ बढ़ चलता है और उस मंदिर में फूल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए बोलता है, अगर सचमुच में इस मंदिर में कोई आत्मा है तो मुझे एक सुंदर सी लड़की दे दो, बहुत ही सुंदर सी लड़की जिसे मैं देख के पागल हो जाऊं, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले सब पागल हो जाएं देख के। ऐसा बोलता है और पूरा लेट के प्रणाम करके वहाँ से वापस घर आ जाता है। वापस घर आता है, उसके अंदर खलबली मची हुई थी, कब लड़की आएगी, कब वो आत्मा मेरी विश को पूरा करेगी। ऐसा करते करते शाम का टाइम होता है। घर पर आता है और घर पर आकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। अब पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि अब लड़की आएगी, अब लड़की आएगी। करते करते शाम का टाइम हो जाता है, लगभग 8-9 बजे का टाइम हो जाता है, 9 बजे का। अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। ये सोचता है कि कौन आ गया इस टाइम पे। दादा दादी तो जल्दी सो जाते हैं और वो तो शायद शाम के टाइम में ही खाना खा के सो गए होंगे। बहुत बार मैं लेट खाना खाता हूँ तो मैं खुद निकाले खा लेता हूँ, तो कौन दरवाज़ा पीट रहा है। वो सोचता है कि उठ के देखता हूँ। जब तक उठ रहा तो उतने टाइम तक बहुत ज़ोर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है, उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसको ऐसा देखता है और उसका मुंह खुल गया और ऐसा देखता ही रह जाता है। मतलब 10 सेकंड के लिए वो पॉश हो जाता है, उसको देखता रह जाता है। लड़की बोलती है, क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो, अंदर नहीं बुलाओगे? ये बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, आप कौन, आइए आइए ना अंदर, आइए ना। ऐसा करता है। वो लड़की आती है और उसके बेड पर जाकर बैठ जाती है। ये बोलता है, वैसे आप कौन, आपका नाम क्या है? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम चंद्रिका है। ये बोलता है, आप यहाँ पर कैसे आई? वो लड़की बोलती है, तुम उस मंदिर के पास आए थे, प्रार्थना कर रहे थे और मैं ठीक उस मंदिर के पीछे एक आम का पेड़ है, वहीं से आम तोड़ रही थी और सब कुछ सुन लिया। मुझे लगा कि तुम्हें सुंदर लड़की की तलाश है और मुझे भी एक प्यारे से लड़के की तलाश थी, यहीं रहती हूँ पीछे वाले गांव में। ये बोलता है, वाह यार, मतलब तुम सचमुच में, तुम्हें एक ऐसे लड़के की तलाश थी, मेरे जैसे लड़के की? बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी तलाश थी, मुझे भी तलाश थी, अब तलाश पूरी हुई। ये बोलता है, हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। वो बोलती है, प्लीज़ यार जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे पेट में मरोड़ आ रहा है। ये बोलता है, हाँ हाँ, तो तुम रुको, मैंने भी खाना नहीं खाया हूँ, मैं फटाफट किचन से खाना निकाल के लाता हूँ। वो किचन में जाता है और दादी ने जो खाना ढक के रखी थी वो खाना दोनों के लिए लेके आ जाता है। वहाँ पर बैठता है, उस लड़की को अपने हाथ से खाना खिलाता है और वो लड़की भी उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है। उसके बाद वो बोलता है कि तो तुम खाना खा ली, तुम जाओगी या यहीं पर रहोगी? ये बोलती है, मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं यहीं सोऊंगी। ये बोलता है, वाह, मतलब मेरे घर पे, मेरे बेड पे? वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना और जो मैं बोलूंगी वो बिना पूछे करते जाना। लड़का बोलता है, हाँ हाँ, तुम जैसा कहो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हुआ और दोनों सो गए। सुबह सुबह का टाइम होता है और सुबह सुबह अपना रोहित एकदम खुश होके उठता है और अपने बाजू में देखता है। जब अपने बाजू में देखता है तो क्या पाता है कि चंद्रिका अभी वहाँ पर नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि शायद वो अपने घर वालों के उठने से पहले अपने घर चली गई होगी। वो अब पूरा दिन एकदम उसकी यादों में ही खोया हुआ था, एकदम खुश था, एकदम मज़ा आ गया था उसको। ऐसा करते करते शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में वो उसका राह देखना चालू कर देता है। जैसे ही 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, खाना नहीं खाया था कि अब चंद्रिका आएगी, अब आएगी, लेकिन चंद्रिका नहीं आती है। उसको ऐसा लगता है कि वो आ क्यों नहीं रही है। वो अपना खाना वाना खाता है 10 साढ़े 10 बजे तक और सोने के लिए चला जाता है। वो अब सोचता है कि अब क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। करते करते उसको नींद लग जाती है। अचानक से रात के 12 बजे जोर जोर से उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है
और फटाक से भागते हुए जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है कि चंद्रिका एकदम हांफती हुई, अजीब सी घबराई हुई उसके सामने खड़ी है। ये बोलता है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घबराई हुई हो? वो बोलती है भूख लगी है, जल्दी से मुर्गा दे दो मुझे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ये बोलता है मुर्गा, आज आज चिकन नहीं बना है घर पे, तुम आओ ना, अंदर आओ ना। तुम दरवाज़ा दादी ने खोला, तुम अंदर कैसे आई? ये बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जल्दी से मुर्गा दे दो। ये बोलता है मैं कहाँ से मुर्गा दूँ, आज बना ही नहीं है चिकन घर पे, तो मैं कहाँ से दूँ? ये बोलती नहीं दोगे ना, नहीं है ना मुर्गा तुम्हारे पास? हाँ तो ठीक है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, और जब तक तुम मुर्गा मुझे नहीं ला के दोगे मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, मैं जा रही हूँ। जिस दिन मुर्गे का इंतजाम हो जाए उसी मंदिर के सामने आ जाना। ऐसा बोलती है और बोल के वहां से एकदम स्पीड में भाग जाती है। ये समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी। वो 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, ना ही उसको रात में चंद्रिका आती है, मिलती है। वो मंदिर के पास भी जाता है, उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो समझ नहीं पाता है कि यार ऐसा क्यों कर रही है यार। एक चिकन की तो बात थी, मैं उसको दे सकता था, दूसरे दिन रात में आती तो मैं उसको ला के खिला देता यार, बोलती मुझे तो क्यों नहीं बोल रही है, कहाँ चली गई। वो सोचता है कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 दिन के बाद एक दिन शाम के टाइम में ऐसे ही अपने घर के पास घूम रहा था, टहल रहा था, तभी अचानक से उसके घर के आंगन की तरफ उसे एक मुर्गा ऐसे खेलता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये दादी का मुर्गा है ना, दादी ने इसको पाली है, क्यों ना मैं इसी मुर्गे को चंद्रिका को दे दूं। ऐसा वो सोचता है और उस मुर्गे को पकड़ता है। उस मुर्गे को पकड़ के लगभग शाम का टाइम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा वाला टाइम, मुर्गे को लेके उसी मंदिर के पास पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है, चंद्रिका कहाँ हो तुम, मैं मुर्गा लेके आ गया हूँ, कहाँ हो तुम। तभी अचानक से गूंजती हुई आवाज़ आती है मंदिर के पीछे से, मैं यहीं पर हूँ, तुम मुर्गा वहाँ पर रखो और वहाँ से चले जाओ। ये बोलता है आओ तो सही, सामने तो मैं रखा हूँ यहाँ पर, ऐसे थोड़ी खाओगी, उसका बना के खाओगी ना कुछ। तो बोलती है तुम जितना बोल रही हो उतना करो, मुर्गा रखो वहाँ पर मंदिर के सामने और यहाँ से चले जाओ। ये सोचता है अजीबोगरीब बात कर रही है, सोचता कोई बात नहीं चले जाता हूँ, अब कम से कम बात तो करना चालू करेगी मुझसे। ये घर पर आता है उसके बाद, और उसके बाद वो अपना खाना वाना खाता है और सोने चला जाता है। सोचता है कि चंद्रिका आएगी, बहुत टाइम तक वेट करता है, लगभग रात के 12 बजे तक चंद्रिका नहीं आती है। उसको थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों नहीं आई यार, समझ में नहीं आ रहा है। वो उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं आती है। वो समझ नहीं पाते क्या गलती हो गई मुझसे, आ क्यों नहीं रही है। तीसरे दिन रात की बात होगी, अचानक से आधी रात में ये सो रहा था, जोर जोर से उसका दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। आधी रात के टाइम में अपना दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है, उसके दरवाजे के सामने चंद्रिका खड़ी थी और एकदम अजीब से घबराई हुई आवाज़ में बोलती है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे बकरा ला के दो, बकरा खाना है, अभी कभी बकरा खाना है। ये बोलते हैं ये क्या बात कर रही हो तुम, बकरा बकरा कहाँ से ला के दूँ मैं, अभी अभी इतनी रात के टाइम में, आधी रात के टाइम में, दिन में बोलती, दिन में खरीद के ला के खिला देता यार, तुम आधी रात में आती हो और बोलती हो बकरा खाना है, मुर्गा खाना है, कहाँ से ला के दूँ। वो बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी कभी बकरा चाहिए वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, मुझे कहीं से भी गांव से ढूंढ के कहीं से भी बकरा ला के दो। ये बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जिससे घबरा जाता है उसकी ऐसी तेवर ऐसे अवतार को देख के, वो गाँव में ऐसे ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाजू वाले घर में ही बहुत सारे बकरे थे, लोगों ने पाल के रखा था। वहाँ पर एक बकरा का बच्चा था जिसको लेके अपने घर के पास आता है, अपने घर पर। तो वहाँ पर चंद्रिका थी ही नहीं। उसको लगता है कि कहीं वो मंदिर के पास तो नहीं चली गई। वो बकरा को लिए लिए मंदिर के पास जाता है और वहाँ पर बोलता है कि चंद्रिका कहाँ हो तुम, ये लो बकरा लेके आ गया हूँ। उसकी गूंजती हुई आवाज़ मंदिर के पीछे से आती है और बोलती है यहीं पर बकरा रखो और यहाँ से चले जाओ। ये बोलता है ये कौन सी बात होती है, एक बार मिल तो लो। बोलती है जितना बोल रही उतना करो, बकरा रखो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा बकरा रखता है और वहाँ से चले जाता है। मतलब सेम चीज़ सारी रिपीट हो रही है। हाँ, पहले मुर्गा वाला सीन हुआ और उसके 2 रातों बाद ही बकरा वाला सीन। बस इतना ही नहीं, वो रोज उससे मिलने आती और अलग अलग जानवर मांगती। जब वो उस जानवर को वहां पर रख के आता, उसके बाद जब भी सोचता कि अब नॉर्मली मिलने आएगी, उससे कभी मिलने नहीं आती। उससे ये सारी चीजें बहुत वियर्ड लगने लगी। और वो ये सब कुछ कर भी रहा था। हाँ, गांव के जानवर चुरा चुरा के चंद्रिका के पास, मतलब उस मंदिर के पास रख कर आ रहा था। हाँ। और वो ये भी नहीं सोच रहा था कि इतने दिन हो गए, कितने दिन तक चले ये सब कुछ। ये कम से कम 8-10 दिन तक चला। यानी 10 अलग अलग जगहों से उसने जानवर चोरी किया होगा। हाँ,
वो मंदिर में रखा होगा। हाँ। और वो फिल्म फिर भी मिलने नहीं आ रही थी। इसका दिमाग का कुछ ताला खुल नहीं रहा है। ये सब कुछ नॉन स्टॉप नहीं चला। एक दिन और उससे वो बकरा मांगने आई। वो सोचा कि वापस मैं जाता हूँ किसी घर बकरा चुराने के लिए। एक इंसान के घर वो बकरा चुराने तो गया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब कि वो इंसान शायद इसको छुप के देख रहा था। वो आता है और बकरा चुराते उसको पकड़ लेता है और गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के उठाना चालू कर देता है। सही बात है, क्योंकि गांव के लोगों ने अब तक नोटिस करना शुरू कर दिए होंगे। इस लोगों के घरों से जानवर गायब हो रहे थे, तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई चोर आ गया है जो हमारे जानवर चोरी कर रहा है। और लोग ताक में नज़र गड़ाए बैठे रहे होंगे। और इसकी किस्मत खराब, ये किसी ऐसे आदमी के घर पर बकरा चुराने गया जो आदमी जाग रहा था और फिराक में था कि कोई मेरा जानवर चोरी करने आए और मैं उस जानवर चोर को पकड़ लूँ। और ये पकड़ में आ गया। जैसा कि इसने प्लानिंग गांव वाले इंसान ने उसने बनाया था। पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बुलाता है, पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे होते हैं और इसको तो उस आदमी ने पकड़ के रखा था। सबने मारना चालू कर दिया कि ये इंसान हमारे जानवरों के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, चुरा के कहाँ लेके जा रहा है। सबने पीटा चालू कर दिया। वो हाथ पैर जोड़ रहा है। ये लोग बहुत मार रहे थे। तभी अचानक से गांव का सरपंच आगे आता है और बोलता है, अरे भाई कितना मारोगे, इसको मार डालोगे क्या? सुन तो लो क्या बोल रहा है। वो हाथ जोड़ा, कुछ तो बोल रहा है। तभी लोगों ने मारना छोड़ते हैं। जब लोग मारना छोड़ते हैं, ये रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, ये सब कुछ मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, ये मुझसे कोई करवा रहा है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। तो मुखिया जी बोलते हैं, कौन मजबूरी में करा रहा है और क्यों तुम ये सब कुछ मजबूरी में कर रहे हो? ये बोलता है, आपको यकीन नहीं होता है तो ये देखो। वो अपना शर्ट ऐसे पीछे से उठाता है और जैसे अपना शर्ट उठाता है, उसकी स्किन इतनी बुरी तरह से सड़ी हुई थी, कटी हुई थी कि अंदर तक की उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। ये मुखिया जी देख के और गांव वाले देख के शॉक्ड होते हैं और घबरा जाते, बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ है तुम्हें? ये तब जाके मुखिया जी को और गांव वालों को सारी बात बताता है। बोलता है, एक लड़की मेरे घर आती है और रोज मुझसे जानवर मांगती है। अगर मैं उस जानवर को उसको देने के लिए थोड़ा भी लेट हो जाऊं, उस टाइम के हिसाब से जिस टाइम को बताई रहती है, तो मेरा शरीर कहीं ना कहीं से एक पार्ट से सड़ना चालू हो जाता है और मैं बहुत दर्द में चला जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे मजबूरी में चुरा के उसी टाइम पर उसको जानवर देना पड़ता है। सरपंच जी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें ये सारी चीजें किसी को बोल देना चाहिए था। ये बोलता है, नहीं बोल सकता था। उसने मुझे बोल के रखी थी कि अगर मैं किसी को भी बताऊंगा ये सारी चीजें तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब मैं शायद मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा और सिर्फ आप लोग की वजह से हो रहा है। सरपंच जी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने जानवर कितने दिन में दे दोगे? अगर तुम उसे जानवर नहीं दोगे तो वैसे भी मर जाओगे। तुम किसी बाबा जी तांत्रिक के पास क्यों नहीं गए दिखाने के लिए? तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, कोई तो ऊपरी हवा है, कोई तो शक्ति है जो तुमसे करवा रही है। ये बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता कि मैं मरने वाला हूँ। जो सरपंच जी थे वो बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। उसके दादा दादी को बुलाया जाता है और इसको लेके गांव के पंडित जी के घर जाया जाता है। गांव के पंडित जी के घर जाते हैं और वहां पर पंडित जी के सामने ये लोग सारी बात बता देते हैं, जो भी कुछ टाइम से इनके गांव में घट रहा था, जो हो रहा था। ये सारी चीजें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि ये ब्रह्म डाकनी का जाल था, जिसने जाल बिछाई थी और ये लड़का उसमें फंसता चला गया। तो सरपंच जी और सारे लोग घबरा जाते, बोलते ब्रह्म डाकनी तो बचना कैसे? रोते हुए रोहित बोलता है, पंडित जी मैं कैसे बचूंगा? पंडित जी बोलते हैं, उससे इतनी आसानी से कोई नहीं बच सकता। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस ब्रह्म डाकनी का मंदिर तोड़वाओ और वहां पर काली माता का मंदिर बनवाओ। जल्द से जल्द ये करना होगा, कल सुबह ही उठ के करना होगा। ये लोग बोलते हैं, हाँ 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 पंडित जी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पूरी रात गांव वाले पंडित सब लोग आग जला के एक ही जगह बैठे रहते हैं और सुबह का टाइम होते से पंडित जी और गांव वाले सब मिलके जाते हैं, उस मंदिर को तोड़ते हैं और वहां पर विधिवत तरह से काली माता का मंदिर बनवाते हैं। उसके बाद से जाके धीरे धीरे करके रोहित का घाव भरता है और धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चालू हो जाती है। जैसे उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चालू हुई, वो वापस से लौट के बालाघाट चला जाता है और पूरे 1 साल हो गए हैं वो एक बार भी वापस से दादा दादी के पास नहीं आया। उसने दादा दादी को बोल दिया कि आपकी तबीयत ख़राब होगी तो हम आपको यहाँ बुला लेंगे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, मेरी हिम्मत नहीं होगी वहाँ आने की। उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ था ये सब कुछ होना।
तभी तो अचानक से दादा दादी ने फ़ोन कर दिए, जो 25 साल से पूछे नहीं थे। उनको अपने एक पोते की याद आ गई जिसका कभी शक्ल भी नहीं देखे थे, उसको अपने गांव बुला लिए। ये सारा किस्मत का खेल था। उसे किसी जन्म के पाप कर्म थे जो घूम कर उसके पास आने ही थे, चाहे इस रूप में आए या दूसरे रूप में आते, लेकिन आने ही थे। उसके साथ घटा और किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर मंदिर में वहाँ पे मतलब पुजारी जी के पास ये सब लोग पहुँच गए और पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर उस मंदिर को तोड़ो और काली माता के मंदिर का निर्माण कराओ, और इसकी जान बच गई। ब्रह्म डाकनी के बारे में पहले भी सुना हूँ मैंने, लेकिन उसकी कोई घटना इतनी डिटेल में कभी नहीं जाना था। आज इस कहानी के ज़रिए हमको पता चल गई। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहित ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला, भाई पूरी दुनिया को बताइए, एक सीख दीजिए कि भगवान का हाथ छोड़कर शैतान का साथ कभी नहीं अपनाना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।